किस्से कहानियाँ। सुनो जी, आज जंगल से गायों को चरा कर आते हुए जंगल से कुछ लकड़ियां भी लेते आइएगा, क्योंकि कल खाना बनाने के लिए अब घर में लकड़ियां नहीं बची हैं। हाँ हाँ सुमित्रा, हम जंगल से लकड़ियां ले आएंगे और तब तक तुम हमारे लिए मीठा मीठा गाजर का हलवा बनाकर रखना। आज तो ढेर सारे गाजर का हलवा खाऊंगा मैं तो। मेरा तो बड़ा ही मन कर रहा है गाजर का हलवा खाने का। हाँ भाभी, आज तो मैं भी जी भर के गाजर का हलवा खाऊंगा। रामू भैया, कल मैं गांव की तरफ घूमने निकला था, तभी मैंने कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना कि हमें अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे हम अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर सकें और हमारे पास भी हमेशा पैसे रहे, ताकि आने वाले समय में हमें भी किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हाँ राजू, ये बात तो बिल्कुल सही है। हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए कि आने वाले समय में हम अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर सकें और हमारे पास भी पैसे की कोई परेशानी ना आए। और भैया, हम ऐसा क्या करेंगे भैया? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि हम ऐसा क्या करें। मुझे जोरों की भूख लगी है। चलो पहले कुछ खा लेते हैं, तब सोचेंगे कि क्या करना है। हाँ राजू, कुछ खा लेते हैं। चलो, मुझे भी जोरों की भूख लगी है, उसके बाद सोचते हैं कि क्या करना है। अब दोनों भाई खाने की तलाश में चलते चलते रास्ते में कुछ और आगे निकल जाते हैं। तभी उन दोनों को एक अमरूद का बगीचा दिखाई पड़ता है। अरे भैया, वह देखो, कितने सारे अमरूद लगे हुए हैं पेड़ में। चलो हम अमरूद तोड़कर खाते हैं। अरे राजू, क्यों ना हम भी एक बगीचा बनाएं और उस बगीचे में अमरूद के ढेर सारे पेड़ लगाएं। फिर हम उन अमरूद को बाजार में बेचकर ढेर सारे पैसे कमाएंगे। हाँ भैया, ये तो बहुत अच्छा विचार है। हाँ राजू, हम अमरूद का ही पेड़ लगाएंगे और उन पेड़ों में जब भी फल आएंगे हम उन्हें बाजार में बेच देंगे और फिर हमारे पास भी बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। हाँ भैया, और हम दोनों वह पैसे आधे आधे बांट लेंगे। नहीं नहीं, आधे आधे पैसे क्यों लेंगे? भला मैं बड़ा हूँ और तुमसे ज्यादा समझदार भी हूँ, तो तुमसे ज्यादा पैसे मैं ही लूंगा ना। नहीं भैया, मैं भी बहुत समझदार हूँ और मुझे भी आधे पैसे ही चाहिए उन फलों में से। नहीं राजू, मैं तुमसे कहीं अधिक बुद्धिमान हूँ, इसलिए मैं ज्यादा पैसे ही लूँ। दोनों भाई आपस में एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है। अरे क्या हुआ भाई, आप किस बात को लेकर इतनी बहस कर रहे हैं? लगता है कोई गंभीर बात है। आप मुझे बताएं, मैं इसका हल जरूर निकालूंगा। देखो ना भाई, बड़े भैया मुझे आधा हिस्सा देने से इनकार कर रहे हैं। देखो भाई, मैं राजू का बड़ा भाई हूँ, तो मैं बुद्धि में इससे बड़ा हुआ ना, तो फिर क्यों मैं इसे आधा हिस्सा दूं? अरे वाह, लगता है मेरा आज का काम तो बन गया। ये दोनों तो बहुत ही बड़े मूर्ख हैं। इन दोनों मूर्खों से आज मेरा बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। देखो भाई, बड़े होने से कोई अधिक बुद्धिमान नहीं होता है। बुद्धिमान तो कोई भी हो सकता है, फिर चाहे वह बड़ा हो या छोटा। लेकिन अगर तुम जानना ही चाहते हो तुम दोनों में से अधिक बुद्धिमान कौन है, तो तुम दोनों को अपनी अपनी बुद्धिमानी तो दिखानी ही पड़ेगी। हाँ हाँ भाई, मैं दिखाऊंगा अपनी बुद्धिमानी, पर अपनी बुद्धिमानी दिखाने के लिए लेकिन मुझे क्या करना होगा जिसे यह पता चले कि कौन अधिक बुद्धिमान है? हाँ, मैं भी दिखा दूंगा कि कौन अधिक बुद्धिमान है। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें क्या करना होगा, पर तुम दोनों पहले मुझे यह बताओ कि तुम दोनों जंगल में क्या करने आए हो। भाई, हम यहाँ जंगल में अपनी गायों को चराने आए हैं। हमारी कुल 4 गायें हैं जिन्हें हम दोनों मिलकर चराते हैं। देखो भाई, अगर तुम ये जानना ही चाहते हो कि तुम दोनों में से अधिक बुद्धिमान कौन है, तो मेरे पास एक उपाय है। देखो भाई, तुम दोनों अपनी 2-2 गायें लेकर बाजार में जाओ और तुम दोनों में से जो भी ज्यादा महंगी गायों को बेच कर आएगा और जो भी ज्यादा पैसा लेकर आएगा वही होगा अधिक बुद्धिमान।
ये सुनते ही दोनों भाई अपनी बुद्धिमानी साबित करने के लिए दो दो गाय लेकर बाजार में बेचने के लिए निकल जाते हैं। अरे वाह, इन दोनों को ठगने के लिए तो मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। चलो, इनके आने तक का इंतजार मैं यहीं बैठ के कर लेता हूँ। वह ठग उन दोनों भाइयों का इंतजार वहीं बैठकर करने लगता है। तभी वहां छोटा भाई अपनी दोनों गायों को बेचकर बाजार से आ जाता है। हाँ, तो तुमने अपनी गायों को कितने में बेचा? भाई मैंने अपनी दोनों गायों को 30,000 में बेचा है। अरे राजू, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे बड़ा हूं, तो ज्यादा बुद्धिमान मैं ही हुआ ना। देखो, मैंने अपनी दोनों गायों को 40,000 रुपये में बेचा है। भाई, अब तो साबित हो गया ना कि हम दोनों में से ज्यादा बुद्धिमान मैं ही हूं। हाँ, अब तो यह साबित हो गया है कि तुम ही ज्यादा बुद्धिमान हो। देखा राजू, अब तो इन्होंने भी कह दिया है कि मैं ही ज्यादा बुद्धिमान हूं। अब तो आधे से ज्यादा हिस्सा मैं ही लूं। भैया हमारी गायें तो बिक गईं। अब हम माँ से क्या कहेंगे और घर में जाकर सबको क्या जवाब देंगे कि हमारी गायें कहाँ हैं? हाँ राजू, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। हम घर में सबको क्या जवाब देंगे? अरे, उसकी चिंता तुम क्यों करते हो भाई? मैं कब काम आऊंगा? तुम दोनों मुझे सारे पैसे दे दो, मैं बाजार जाकर तुम्हारी चारों गायों को वापस खरीद कर ले आऊंगा और तुम दोनों उन्हें लेकर घर चले जाना। हाँ हाँ, यही सही रहेगा। पर तुम क्यों जाओगे हमारी गायों को वापस लेने? अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हो? अभी अभी तुमने अपनी बुद्धिमानी की परीक्षा दी है, जिससे मैं भी यह जान पाया कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। तो तुम्हें वापस बाजार जाने की क्या जरूरत है? ये काम तो मैं ही कर दूंगा तुम्हारा। हाँ, यह बात भी सही है। दोनों भाई उस आदमी को अपने अपने पैसे दे देते हैं और वह आदमी उन दोनों के पैसे लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। देखा राजू, मेरी बुद्धिमानी देखकर वह आदमी कैसे मेरा काम करने लग गया। दोनों भाई उसी जगह पर बैठकर उस ठग का इंतजार करते रहते हैं। भैया वह आदमी अभी तक आया क्यों नहीं? उसे गए तो बहुत समय हो चुका है और अब शाम भी होने वाली है, लेकिन वह अभी तक नहीं आया है। हाँ राजू, उसको तो अब तक आ जाना चाहिए था, पर वह क्यों नहीं आया? भैया कहीं वह आदमी हमें मूर्ख बनाकर हम दोनों के पैसे लेकर भाग तो नहीं गया? हे भगवान, हम तो उसे जानते भी नहीं। अगर वह नहीं आया तो हम क्या करेंगे? रामू और राजू दोनों भाई बहुत निराश हो जाते हैं और रात भी होने लगती है कि तभी वह दोनों अपने घर आ जाते हैं और सारी बात रामू अपनी पत्नी और माँ को बताता है। तभी उनकी माँ गुस्से में उन्हें डांटती है। अरे नालायक हो, तुम दोनों ही मूर्ख हो। ये क्या कर दिया तुम दोनों ने? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तुम दोनों नालायकों का तुम अपने जीवन में कैसे कुछ कर पाओगे? तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी? मैं समझ गई हूँ मुझे क्या करना है। मैं इन दोनों को जमींदार जी के घर पर लगा देती हूँ। वहाँ तो अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। तुम दोनों को जमींदार जी के साथ रहने से हो सकता है तुम्हें भी कुछ सीखने को मिल जाए और तुम्हारे अंदर भी थोड़ी बुद्धि आ जाए और कुछ पैसे कमाने का हुनर भी तुम सीख जाओ। हाँ, यही ठीक रहेगा। अभी लेकर चलती हूँ तुम दोनों को जमींदार जी के घर। ठीक है शांति बहन, मैं तुम्हारे कहने पर इन दोनों को काम पर रख लेता हूँ, पर एक बात गांठ बांध लो, कोई गड़बड़ मत करना यहाँ, वरना मैं बहुत कड़ी सजा देता हूँ, समझे? ये बात गांठ बांध लो। जी जमींदार जी, हम कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे जी। हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। दोनों भाई जमींदार जी के घर जाते हैं और जमींदार उन दोनों को बहुत सारी ज्ञान की बातें सिखाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। एक दिन जमींदार दोनों भाइयों को अपना पास बुलाता है और उनसे कहता है, सुनो, तुम दोनों को ये घड़े पास के गांव में लेकर जाना है और ये घड़े तुम वहां के जमींदार को देना और वह तुम्हें जो भी पर्ची दे वह मुझे लाकर देना। और ध्यान से सुन लो,
इस घड़े को कहीं भी अकेला मत छोड़ना। जमींदार जी, हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। जी जमींदार जी। दोनों भाई एक एक घड़ा लेकर दूसरे गांव की ओर निकल जाते हैं। अरे ये दोनों तो वही मूर्ख हैं जिन्हें मैंने उल्लू बनाया था। लेकिन ये क्या ले जा रहे हैं इन्हें घड़ों में? चलो मैं चुपके से इन्हें देखता हूं। बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा पानी मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। पर जमींदार जी ने कहा था कि इन घड़ों को अकेला मत छोड़ना, नहीं तो हमारे खैर नहीं। हाँ छोटे भाई, हम इन घड़ों को जमींदार के पास ले जाकर ही दम लेंगे और तब जाकर ही पानी पिएंगे। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि इन घड़ों में बहुत सारे रुपये, पैसे, सोने, चांदी और हीरे जवाहरात होंगे जो ये लोग दूसरे गांव के जमींदार को देने जा रहे होंगे। लेकिन अब तो ये मुझे ही हथियाना होगा। तो फिर चलो इन दोनों मूर्खों को अभी देखता हूं। अरे रामू भैया, वह देखो, ये तो वही आदमी है जो हम दोनों के पैसे लेकर भाग गया था। अरे हाँ राजू, ये तो वही है। आज इससे तो हम अपने पैसे लेकर ही रहेंगे। हाँ भैया, सही समय पर मिल गया है ये हम दोनों को। अरे भाई, तुम हमारे पैसे लेकर कहाँ चले गए थे? हमने कितना इंतजार किया था तुम्हारा, पर तुम नहीं आए थे। अरे भाई, मैं तो आ ही रहा था तुम दोनों को पैसे देने के लिए। तभी रास्ते में एक बूढ़े आदमी को देखा। उसकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी, जिस कारण वह रास्ते में ही गिर गया था। तो फिर मैं उस बूढ़े व्यक्ति को लेकर एक वैद्य जी के पास चला गया और उसकी दवा ली और फिर उसे घर तक छोड़ने गया। तब तक रात भी होने लगी थी। लेकिन जब मैं पैसे लेकर जंगल की ओर गया तब तक तुम घर जा चुके थे और मैं तुम्हारा घर भी नहीं जानता था। और आज भी मैं तुम्हें ढूंढ ही रहा हूँ और तुम्हें ढूंढते ढूंढते ही इधर आया हूँ। तो क्या तुम हमारे पैसे लौटाने आए हो? हाँ, मैं तुम्हारे पैसे ही लौटाने आया हूँ। बस तुम लोगों को जल्दी से जाना होगा, क्योंकि जिस आदमी को तुमने अपनी गायें बेची थीं, वह तुम्हारी गायों को किसी और को बेचने जा रहा है आज। अरे नहीं, हम अपनी गायों को किसी और के हाथों में नहीं जाने देंगे। पर भैया, अब हम क्या करेंगे? जमींदार जी ने कहा था कि इन मटकों को कभी भी अकेला मत छोड़ना। तो हम अपने गायों को कैसे लेने जाएंगे? अरे भाई, तुम लोग क्यों चिंता करते हो? मैं हूं ना। जब तक तुम अपनी गायों को बचा कर लाओगे तब तक मैं तुम्हारे इन मटकों का ख्याल रखूंगा। अरे वाह, ये दोनों तो तुरंत मान गए और जल्दी से चले गए और मेरा काम भी बन गया। ये दोनों तो सच में बहुत बड़े मूर्ख हैं। अब मैं जल्दी से ये सारा माल लेकर निकल लेता हूँ, इससे पहले कि वह दोनों मूर्ख वापस आए। अरे नालायको, तुम दोनों से 2 मटके नहीं संभाले गए। किसी काम के नहीं हो तुम दोनों। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा कभी भी मत आना यहाँ पर, वरना मैं तुम दोनों का बहुत बुरा हाल करूंगा। भैया, अब हम कहाँ जाएंगे? जमींदार जी ने तो हमें काम से निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे? राजू, अब हम उस ठग ढूंढेंगे और उससे सारा हिसाब करेंगे। फिर दोनों भाई उसी ठग को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कई जगह ढूंढने के बाद आखिर वह ठग उन्हें दिखाई पड़ ही जाता है। भैया, वह देखो, वही ठग जिसने हम दोनों से ठगी की थी। हाँ, अब तक तो उसने हमें ठगा था, लेकिन अब उसे हम ठगेंगे। हाँ भैया, आज हमें हीरो को बहुत ही ध्यान से लेकर चलना है। अरे ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे राजू, आज तो हमें बहुत अच्छे से इस बक्से को सही जगह पर पहुंचाना है, क्योंकि इस बार हमें कोई गलती नहीं करनी है, समझे? वरना ये करोड़ों रुपए के हीरे तो हम चुका भी नहीं पाएंगे। क्योंकि सेठ जी ने कहा था कि इन हीरो की कीमत इतनी है कि कोई भी आदमी अपने 7 जन्मों तक बिना काम किए राजाओं की तरह बैठकर अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकता है।
अरे आज तो ये दोनों मूर्ख बहुत ही कीमती हीरे लेकर जा रहे हैं, और वह भी बहुत कीमती हीरे। अगर आज इन्हें लूट लिया तो जिंदगी भर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, और उसके बाद यह राज्य ही छोड़कर चला जाऊंगा किसी और राज्य में। बस एक बार इन कीमती हीरों का ये बक्सा मेरे हाथ लग जाए। लेकिन इस बार इन मूर्खों को ठगना आसान नहीं होगा। इन्हें पैसे का लालच देता हूं। हाँ, यही सही रहेगा। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? तुम दोनों को मैं 2-3 दिन से ढूंढ रहा हूं, लेकिन तुम दोनों कहीं मिले ही नहीं। असल में वह दोनों घड़ा मैंने उस जमींदार के यहाँ पहुंचा दिया था जहां तुम उन घड़ों को लेकर जा रहे थे। पर आज तुम लोग कहाँ जा रहे हो, और इस बक्से में क्या है? भाई, इस बक्से में ऐसी चीज है कि हम बता नहीं सकते। बस इतना समझ लो, इसकी इतनी कीमत है कि हम 7 जन्म तक राजा महाराजा बनकर रह सकते हैं। अच्छा, तो तुम इस बक्से को लेकर कहाँ जा रहे हो? माफ करना भाई, ये हम तुमको नहीं बता सकते। लेकिन भाई, मैं सोच रहा था कि तुम्हें बहुत सारे पैसे दे दूं, तब क्या तुम मुझे यह बक्सा दोगे? अरे नहीं नहीं भाई, ये बक्सा तो हम तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। अरे नहीं, मैं तुम्हें पूरे 50 लाख रुपए दूंगा। बताओ, तब क्या तुम मुझे यह बक्सा दोगे? नहीं नहीं भाई, इसकी कीमत के आगे 50 लाख कुछ भी नहीं है। हम नहीं दे सकते ये बक्सा तुम्हें। तुम अब जाओ और हमें भी जाने दो, हमें कहीं पहुंचना है जल्दी से। लगता है ये ऐसे नहीं मानेंगे। मुझे कुछ और रुपये देने होंगे इन लोगों को। अच्छा ठीक है, मैं तुम लोगों को पूरे 1 करोड़ रुपये दूंगा। तब क्या तुम मुझे यह बक्सा दोगे? क्या 1 करोड़ रुपये दोगे? हाँ, 1 करोड़ रुपए दूंगा। अच्छा ठीक है, पर पहले पैसे लूंगा, वरना तुम भाग जाते हो। अरे नहीं, मैं तुम्हें पहले ही पैसे दूंगा। देखो, इस बैग में पूरे 1 करोड़ रुपए हैं। तभी वह दोनों भाई पूरे 1 करोड़ रुपए ले लेते हैं, और वह ठग उस बक्से को लेकर वहां से चला जाता है। देखा राजू, इसने आज तक जितना हमें ठगा था, हमने उसका पूरा ब्याज भी आज वसूल कर लिया। हाँ भैया, और अब वह ठग रोएगा जब उस बक्से में ईंट पत्थर ही मिलेंगे उसको। किस्से कहानियां। रामपुर नाम का एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। गांव में 2 भाई रहा करते थे, मदन लाल और मोहन लाल। मदन लाल बहुत ही धनवान व्यक्ति था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, और उधर उसका छोटा भाई मोहन बहुत ही गरीब व्यक्ति था। मोहन दिन भर अपने छोटे से खेत में मजदूरी करके अपने घर का गुजारा किया करता था। दोनों के माता पिता का देहांत हो गया था। माता पिता के गुजर जाने के बाद मदन लाल ने बड़े ही चालाकी से सारा धन और सारी दौलत हड़प ली, और मोहन को छोटी सी जमीन दे दी ताकि वह अपना गुजर बसर कर सके। लेकिन मदन लाल इतना सारा धन पाकर भी खुश नहीं था। उसके मन के कोने कोने में धन की चाह भरी हुई थी, और उसकी नजर अब अपने छोटे भाई मोहन की जमीन पर थी। मदन लाल किसी भी तरह अपने छोटे भाई मोहन की जमीन हड़पने की फिराक में था, क्योंकि मोहन की जमीन बहुत ही ज्यादा उपजाऊ थी। उसमें अच्छी खासी फसल बिना खाद या फिर बिना कुछ ज्यादा मेहनत के ही हो जाती थी। जमीन से उपजाए फसल से मोहन के घर का गुजारा और उसके बेटे की पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल जाती थी, और उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होती थी। मोहन उसी जमीन के बादौलात ही अपने बेटे को शहर में पढ़ा रहा था। ऐसे ही मदन लाल एक दिन मोहन के पास आता है। मोहन अपने खेतों में काम कर रहा होता है। अरे मोहन, कैसे हो भाई? मैंने सुना है कि तुम अपने बेटे को शहर में पढ़ा रहे हो और इतनी थोड़ी सी जमीन में खेती कर रहे हो। बताओ, इतनी कम जमीन में खेती करके भला तुम अपने बेटे को कैसे पढ़ा पाओगे? उसके खर्चे के लिए भला पैसे कैसे जोड़ पाओगे? क्या तुमने ये सोचा है अभी शहर में कितने खर्चे रहते हैं? वो तो है भैया,
आप बात तो ठीक ही कह रहे हो, पर मैं कोई ना कोई इंतजाम तो कर ही लूंगा। अगर कोई इंतजाम नहीं हो पाया तो मैं सरकारी लोन ले लूंगा, लेकिन मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। उसे मैं अपनी तरफ मजदूर नहीं बनने दूंगा, ताकि मेरी तरह उसको दर दर की ठोकरें खानी न पड़े। अरे मेरे छोटे भाई मोहन, कैसी बातें कर रहा है तू? मेरे होते हुए कहीं और जाकर पैसे क्यों मांगेगा और क्यों लोन लेगा? अभी तुम्हारा बड़ा भाई मदन लाल जिंदा है, और जब तक मैं जिंदा हूं मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा कि तू कहीं और जाकर पैसे मांगे। आखिर मैं तुम्हारे कब काम आऊंगा? भैया आप क्या कहना चाहते हो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि तुम अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे मेरे होते हुए किसी और से क्यों मांगोगे? भला मैं तुम्हारे साथ कब काम आऊंगा? भला मेरे होते हुए तुम किसी और से पैसे मांगोगे? क्या तुम मुझे अपना बड़ा भाई नहीं समझते हो? आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं दूंगा तुम्हें पैसे। सुनिए भैया, मैंने आज तक कभी आपसे या किसी भी गांव वालों से किसी भी तरह का उधार नहीं मांगा है, तो अब मैं उधार कैसे ले सकता हूँ? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम मुझसे पैसे ले सकते हो, और बदले में तुम अपनी इस जमीन को मेरे पास गिरवी रख देना, जिस तरह बाकी गांव वाले अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखते हैं। भैया मैं आपके पास अपना खेत गिरवी नहीं रख सकता हूँ। इसी खेत की बदौलत तो मैं अपने बेटे राजू को शहर में पढ़ा रहा हूँ, और मेरे घर का गुजारा का जरिया मात्र यही एक खेत है। इसलिए भैया आप मुझे माफ कर देना, मैं आपको यह खेत नहीं दे सकता हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इसी खेत से एक दिन अपने बेटे राजू को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बना दूंगा। मुझे माफ कर देना भैया, मैं आपके पास अपना खेत गिरवी नहीं रख सकता। ये सुनते ही मदनलाल बहुत ही गुस्से में अपने घर वापस चला जाता है। वह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से कुछ भी नहीं कर सका, और इधर मोहन भी अपने काम में लग जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मदनलाल, तुझे किसी ना किसी तरह से मोहन से वह जमीन तो लेनी ही पड़ेगी। मदनलाल इतना कहकर सोच में पड़ जाता है कि मोहन की जमीन को कैसे हड़प लिया जाए। तभी मदन लाल के दिमाग में एक तरकीब सूझती है, और वह मोहन के घर चला जाता है। अरे मोहन भाई, मुझे तुम्हारी खुददारी देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, और तुम भी मेरी मदद लेने से इनकार नहीं कर पाओगे। अगर तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो तो तुम मेरी मदद लेने से इनकार नहीं करोगे। ठीक है मदन भैया, ये आप मुझे क्या कहना चाहते हो? भाई, अगर तुम चाहो तो मुझसे पैसे मत लो, और ना ही तुम अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखो। भाई, तुम एक काम करो, जो गांव के दूसरी तरफ मेरी एक जमीन है ना, वह तुम्हारी जमीन से 5 गुना बड़ी है। तुम एक काम करो, तुम कुछ दिन उस जमीन पर खेती कर लो। उस खेत में हमेशा फसल अच्छी होती है, उससे तुम्हें काफी मुनाफा होगा, और उससे मिले पैसे से तुम अपने बेटे की पढ़ाई पूरी कर पाओगे। और इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक छोटी सी बात है कि जब तक तुम मेरी जमीन पर खेती करोगे तब तक मेरी जमीन तुम्हारे पास रहेगी, और तुम्हारी जमीन मेरे पास रहेगी। अच्छा ठीक है भैया, मुझे आपकी बात मंजूर है। आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। मैं आपकी जमीन पर इस बार खेती करूंगा। मोहन ना चाहते हुए भी बड़े भाई मदनलाल की बात मान जाता है। मदनलाल बड़े ही चालाकी के साथ अपने छोटे भाई मोहन से जमीन के कागजों पर उसका अंगूठा लगवा लेता है, क्योंकि मोहन को पढ़ना लिखना नहीं आता था। इसलिए वह उन बातों से अनजान था कि उन कागजों पर क्या लिखा है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। ऐसे ही एक दिन मोहन खेत पर काम कर रहा होता है। अरे चल भाई मोहन, आज का काम तो पूरा हुआ। मैंने बाजार से लाया सारे पौधे को खेत में लगा दिया है। देखो तो कितने हरे भरे और सुंदर सुंदर दिख रहे हैं। चलो अब मुझे भी घर चलना चाहिए। दिन भर खेत में काम करते करते मैं बहुत थक गया हूँ, और मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, इसीलिए मुझे अब चलना चाहिए। आज भाग्यवान को बोलूंगा मस्त पालक और पनीर की सब्जी बनाए, फिर मैं खाना खाकर आराम से चैन की नींद रात भर सोऊंगा। चलो भाई, अब मैं चलता हूँ।
इतना कहकर मोहन खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह सुबह जब मोहन अपने खेत पर जाता है तो देखता है कि उसके सारे पौधे मर चुके थे। ये सब देखकर मोहन एकदम से हैरान हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि उसके भैया ने उसे धोखा दिया है, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर उसे ठग लिया है। यह तो एक बंजर जमीन है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। हे भगवान, मेरा तो पूरा खेत बर्बाद हो गया। हाय रे, अब मैं इस महीने का अपने घर का गुजारा कैसे चलाऊंगा? भैया ने मुझसे झूठ बोला, मुझे ठगा है उन्होंने। ये तो एक बंजर जमीन है। मैं अभी भैया के पास जाता हूँ। हाँ, यहीं सही रहेगा और उनसे कहूंगा कि मेरी जमीन मुझे वापस कर दीजिए। मोहन मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अपने दुखी मन को लेकर अपने बड़े भैया मदन लाल के घर चला जाता है। उसके मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। बड़े भैया सुनिए, आपकी जमीन मेरे किसी काम की नहीं है। वह जमीन एक बंजर जमीन है, इसलिए आप कृपा करके मेरी जमीन मुझे वापस लौटा दीजिए। अभी तक मेरा उस जमीन पर बहुत सारा नुकसान हो चुका है। क्या रे मोहन, ये तू क्या कह रहा है? और पहले तू यह बता कि तू किससे पूछकर अंदर आया। और तुम यह मत भूलो कि तुमने अपनी मर्जी से इन कागजों पर अंगूठा लगाया था और उन कागजों में साफ साफ लिखा था कि तुम्हारी जमीन अब मेरी है, और वह भी तुम्हारी मर्जी से। हम दोनों ने अपनी जमीन अदला बदली कर ली है। अब तुम्हारा इस जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। अब वह जमीन सिर्फ मेरी है। इसलिए खैरियत चाहते हो तो तुम यहां से चले जाओ और जाकर अपने उस बंजर जमीन पर खेती करो। चल निकल अब यहां से, और दोबारा यहां आया और जमीन लेने की बात कही तो तुम पर मैं पुलिस केस कर दूंगा। सारे कागजात पर मोहन का अंगूठा लगने के कारण मोहन कुछ नहीं कर पाया और मायूस होकर घर लौट आया। मोहन मन ही मन बहुत ही ज्यादा दुखी था। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और एक दिन राजू अपने पिताजी के पास पढ़ाई की फीस के लिए फोन करता है। पिताजी, महीना पूरा हो गया है, फीस देने का समय आ गया है, इसलिए मेरी फीस भेजवा दीजिएगा। बेटा मुझे माफ कर दो, अभी घर में कुछ समस्या आ गई है, इसलिए मैं तुम्हारी फीस अभी नहीं भेज सकता हूँ। मैं क्या करूँ, अभी घर की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। घर का गुजारा चलाना ही बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से करूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारी आगे की पढ़ाई कैसे करवाऊं। राजू के बार बार पूछने पर मोहन सारी बात अपने बेटे को बता देता है। वह अपने बेटे को इस बात की जानकारी नहीं देना चाहता था, क्योंकि वह घर की परेशानी बेटे को बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहता था। पढ़ाई की फीस समय पर ना मिलने के कारण राजू को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। अच्छा ठीक है पिताजी, मैं कल ही गांव आता हूँ, देखते हैं मिलकर क्या कर सकते हैं। आप चिंता ना करें, मैं कल ही आ रहा हूँ। अरे वाह भाई वाह, आहा, गांव की शुद्ध हवा और ये गांव का वातावरण, मजा ही आ गया। शहर में तो सिर्फ प्रदूषण ही प्रदूषण है, गांव का कितना शुद्ध वातावरण है भाई। घर पहुंचने के बाद मोहन राजू को सारी सच्चाई बता देता है कि किस तरह मदन लाल ने उसकी जमीन हड़प ली। अच्छा तो ये बात है, चाचा को तो मजा चखाना ही होगा। पिताजी मेरे पास एक तरकीब है, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करिए। राजू सारी तरकीब अपने पिताजी को बताता है। फिर दोनों बाप बेटे रात होने तक का इंतजार करने लगते हैं। रात के 12 बज चुके थे। उस समय सारे गांव वाले सो रहे होते हैं कि तभी दोनों बाप बेटे एक एक घड़ा लेकर अपने घर से बाहर निकलते हैं और अपने खेत की ओर चल देते हैं। खेत पर जाकर दोनों बाप बेटे
जगह जगह जमीन खोदकर दोनों घड़ों को मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। अगले दिन पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि खेती करने के दौरान मोहन को उसके खेत में 2 सोने से भरे हुए घड़े मिले हैं। गांव के हर कोने में सिर्फ मोहन की ही चर्चा हो रही होती है। जिसे भी देखो मोहन की ही बातें कर रहा होता है। अरे भाइयों, क्या तुमने सुना? आज मोहन के खेत से 2 सोने से भरा घड़ा निकाला है। अरे हाँ भाई, मैं तो देखने भी गया था। सच में 2 सोने से भरे घड़े निकले हैं। मोहन की तो किस्मत चमक गई। अब उसके गरीबी के दिन दूर हो गए। भाई मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे भाई, मगर वह तो एक बंजर जमीन थी ना। वहां तो कुछ भी नहीं उगता था। वहां तो कोई भी फसल लगाने में वह फसल ही मर जाती थी। तो खजाना कैसे निकल गया? अरे ओ हरि भाई, खजाना ऐसे ही जगहों में तो निकलते हैं। मोहन उन सिक्कों को बेचकर तो बहुत ही अमीर हो जाएगा। मोहन तो अब इस गांव का बहुत ही अमीर व्यक्ति बन गया है। उस मोहन को तो अब किसी चीज की कमी ही नहीं होगी। ये बात जब मदन लाल के कानों तक पहुंचती है, तब मदन लाल ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा बौखला जाता है। आखिर कैसे ऐसा हो सकता है? बेकार से बंजर जमीन से सोने से भरा घड़ा कैसे निकल सकता है? और वह भी 2-2। मतलब मदन लाल उस बंजर जमीन में और भी खजाना हो सकता है। मतलब मदन लाल, इससे पहले कि मोहन उस बंजर जमीन से सारे सोने के घड़े निकाल ले, तुझे वह जमीन मोहन से वापस लेनी पड़ेगी। मदन लाल बौखलाए हुए तुरंत मोहन के घर चला जाता है। अरे मोहन भाई, मुझे मेरी जमीन वापस चाहिए। मुझे मेरी जमीन दे दो। तुम मुझे मेरी जमीन वापस कर दो और तुम तुम्हारी जमीन वापस ले लो। हमने तो वह जमीन आपस में अदला बदली कर ली थी ना। और अब मेरी जमीन आपकी है और आपकी जमीन मेरी है। और आप ही ने तो मुझसे कागजात पर अंगूठा लगवा लिया था। और अब भला आप वह जमीन मुझसे क्यों मांग रहे हो? अब तो वह जमीन मेरी है और मैं आपको वह जमीन क्यों दूं? नहीं भैया, उस खेत से बहुत ही लाभ हुआ है। मैं आपको वह जमीन नहीं दे सकता हूं। कृपा करके वह जमीन मुझसे ना मांगो। अरे मेरे छोटे भाई, मैं तो उस दिन तुमसे मजाक कर रहा था, ताकि तुम उस जमीन पर खूब मेहनत करो और फसल उगाकर अपने बेटे को आगे तक शहर में पढ़ा सको। और ये देखो, ये रहे उस जमीन के कागजात। तुम इन कागजातों को रख लो और तुम मुझे अब मेरी जमीन वापस कर दो। राजू मदन लाल की सारी बातें सुनकर बोलता है, आपको आपकी जमीन वापस मिल जाएगी, पर जमीन वापस करने से पहले मेरी एक शर्त है। क्या क्या शर्त है? अरे राजू बेटा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। बस तुम मेरी जमीन मुझे वापस कर दो। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूं। आपको हमारी जमीन और उसके कागजात वापस करने होंगे, और आपको वह जमीन लेने के लिए हमें 10 लाख रुपए भी हमें देने होंगे। तभी हम आपको वह जमीन वापस देंगे और ये सारे काम कागजात पर लिखित होगा। तब मदन लाल मन ही मन सोचता है, अरे इन दोनों बाप बेटे को क्या पता कि उन सोने के सिक्कों की कीमत कितनी है। ये बाप बेटे दोनों ही बेवकूफ हैं। ये सिर्फ 10 लाख के पीछे पड़े हैं, बेवकूफ कहीं के। मैं उन सोने के सिक्कों को बेचकर एक ही दिन में करोड़पति बन जाऊंगा। हाँ बेटा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलता हूं। मैं कल ही तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा और तुम्हारे सारे कागजातों पर साइन भी कर दूंगा। अगले दिन मदन लाल सुबह सुबह ही मोहन के घर पहुंच जाता है और सारे कागजों पर साइन कर देता है। और इसके साथ ही साथ मोहन को 10 लाख रुपए से भरा सूटकेस भी दे देता है। सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद मदन लाल तुरंत ही अपने नौकर सुखिया को लेकर खेत पर पहुंच जाता है। सुनो सुखिया, पूरा खेत खोद डालो और मुझे तुरंत ही सोने से भरा घड़ा निकाल दो। जी मालिक, मैं अभी सारे खेत को खोद डालता हूँ और उन सारे सोने से भरे घड़ों को निकाल कर आपको देता हूँ। सुखिया खेत की खुदाई करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे करके वह पूरा खेत खोद डालता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। यह देखकर मदन
लाल बहुत ही चिंतित होने लगता है। सुखिया, देखो कुछ मिला क्या? नहीं मालिक, अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला है। मैंने तो पूरा खेत खोद दिया है। बेचारा मदन लाल अपने आप को कोसने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, ना ही एक सोने का सिक्का भी मिला। मुझे तो उन बाप बेटों ने बहुत ही आसानी से मूर्ख बना दिया। साथ ही साथ जमीन के कागजात के साथ मेरे 10 लाख रुपए भी ले लिए मुझसे। हाय रे, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। मैंने मोहन के साथ बुरा किया, इसलिए मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। अब मैं क्या करूं? मोहन ने दोनों घरों में नकली सोने का सिक्का डाला हुआ था जो वो शहर से लाया था। किस्से कहानियाँ। जयप्रकाश अपनी पत्नी रेखा और बेटी सुमन के साथ रहता था। जयप्रकाश का गांव में बहुत सम्मान था। सब गांव वाले उसकी बात मानते थे। उसके सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन रेखा अपनी बेटी सुमन से कहती है, बेटी, तू शादी क्यों नहीं करना चाहती है? तेरे पिताजी तेरे लिए कितना परेशान रहते हैं और एक तू है जो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है। आखिर क्या वजह है इसकी? माँ, अगर तुम इतना कह रही हो तो मैं शादी कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं शादी उसी लड़के से करूंगी जो मेरी हर बात मानेगा। अगर ऐसा कोई लड़का है तो मैं उससे खुशी खुशी शादी कर लूंगी। अब ऐसा लड़का मैं कहाँ से ढूंढ कर लाऊं तेरे लिए? मेरी बेटी, एक बात हमेशा ध्यान रखना, पत्नी को पति की हर बात माननी चाहिए। और एक तू है, उल्टा रिवाज चला रही है। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि पत्नी पति पर हुक्म साधती है और पति चुपचाप उसकी बात मान लेता है। देखो माँ, अगर तुम मेरी शर्त नहीं मानोगी तो मैं कभी शादी नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी तरह ये बात गांव के जमींदार के आलसी बेटे के कानों तक पहुंच गई। ये बात सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, ये कैसी अजीब शर्त है? मैं इस लड़की का घमंड चकनाचूर कर दूंगा। मैं भी आज कसम खाता हूँ, किसी लड़की से शादी करूंगा और कभी इसकी बात नहीं मानूंगा, चाहे जो भी हो जाए। अगले ही दिन कमलेश अपनी माता के पास गया और कहने लगा, माँ, मैं जयप्रकाश की बेटी सुमन से शादी करना चाहता हूँ। क्या हो गया है बेटा तुझे? क्यों मजाक करता है? कल तक तो तू शादी के नाम से मुंह बनाता था और आज एकदम शादी का ख्याल तेरे दिमाग में कहां से आ गया? चल मान ले, अगर हम तेरी शादी कर भी दे तो तू अभी कुछ करता धरता भी तो नहीं है। बीवी बच्चों का गुजारा कैसे करेगा? हम तेरा कब तक साथ दे सकते हैं? कभी न कभी तुझे कोई काम तो करना ही होगा। माँ, मैं अभी कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। मुझे बस शादी करनी है, वो भी जयप्रकाश की बेटी सुमन से। तुम पिताजी से बात करके जयप्रकाश के घर जाओ, उसकी बेटी का हाथ मांगने मेरे लिए। रुक्मणी अपने पति उदय भानु से कहती है, बेटा जवान हो गया है, तुम उसका विवाह कर दो, मुझे भी थोड़ी राहत मिल जाएगी। इतना बड़ा घर है, मुझसे इतना सारा काम नहीं हो पाता है। अरे भाग्यवान, तुम ये क्या कह रही हो? कमलेश तो कुछ करता धरता भी नहीं है, सारा दिन घर में यूं ही पड़ा रहता है। मैंने उससे कितनी बार कहा है कि खेतों पर जाओ, काम करो, मजदूरों के साथ मिलकर थोड़ी मेहनत कर लिया करो, लेकिन वो है कि सुनता ही नहीं। हमारे पास इतनी सारी जमीन है, अगर वो खेती का काम नहीं सीखेगा तो फिर जमीन पर खेती कैसे करेगा? अगर वो चाहता है कि उससे मेहनत नहीं होगी तो मेहनत मत कर, लेकिन खेतों पर जाकर मजदूरों को ही देख लिया करे। मजदूर सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या समय ही पास कर रहे हैं। अब मैं अकेला कौन कौन सा काम देखूं? तुम सही कहते हो, लेकिन अभी वो नासमझ है। अगर हम इसका विवाह करा देंगे तो ये खुद ही काम करने की सोचेगा और इसका ये आलसीपन दूर हो जाएगा। कहे तो तुम बिल्कुल वैसे सही रही हो। तुम्हारी नजर में कोई लड़की है कमलेश के विवाह के लिए? हमारे गांव में जयप्रकाश जी रहते हैं, वो एक सम्मानित और अच्छे इंसान हैं। उनकी बेटी सुमन बहुत ही खूबसूरत और सुशील है। अच्छा, तुम जयप्रकाश की बेटी सुमन की बात कर रही हो? अरे जयप्रकाश तो बहुत ही अच्छा इंसान है, गांव के सभी लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं। हम कल ही जयप्रकाश के घर चलेंगे कमलेश के रिश्ते के लिए। तुम तैयारी शुरू कर दो। अगले दिन उदय भानु और उसकी पत्नी जयप्रकाश के घर पहुंच जाते हैं। अरे जमींदार साहब, कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? हाँ जयप्रकाश जी, सब ठीक है। दरअसल हम यहाँ पर तुम्हारी बेटी सुमन का हाथ मांगने आए हैं, अपने बेटे कमलेश के लिए। हमें पता चला है कि सुमन बहुत ही शिक्षित और समझदार है। ये तो बहुत अच्छी बात है।
आपने बिल्कुल सही किया जमींदार साहब, इससे हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। कुछ ही दिनों में सुमन और कमलेश का विवाह हो जाता है। शादी के 2-4 दिन के बाद कमलेश सुमन से कहता है, तूने अपनी माँ से कहा था ना कि तू उस लड़के से शादी करेगी जो तेरी हर बात मानेगा, लेकिन मैं कभी भी तेरी कोई बात नहीं मानूंगा। अब देखता हूँ तू कैसे मुझसे अपनी बात मनवाती है। कमलेश सुमन को बुरा भला कहने लगा, यहाँ तक कि मारपीट पर भी उतर आया। मैं आपकी पत्नी हूँ और आपसे ये आशा करती हूँ कि आप मुझे पूरा सम्मान दें। हमारे रिश्ते की मजबूती और खुशहाली के लिए बहुत जरूरी है कि आप मेरे प्रति आदर और समझदारी का रवैया अपनाएं। ये न केवल हमारे रिश्ते को बेहतर बनाएगा बल्कि हमें एक मजबूत और खुशहाल जोड़ी भी बनाएगा। फिर भी अगर आप मेरे साथ मारपीट करना ही चाहते हैं तो मैं आपको ये अधिकार तब दूंगी जब आप खुद मेहनत करके पैसे कमा कर लाओगे। अभी तो आप अपने पिता के धन पर ऐश कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं पैसे नहीं कमा सकता? तो फिर ठीक है, अब मैं तब तक घर में नहीं घुसूंगा जब तक मैं खूब सारा धन न कमा लाऊं। कमलेश अपनी पत्नी से ये बात गुस्से में कह तो देता है, लेकिन बाद में वो सोचने लगता है, अरे मैंने तो अपनी जिंदगी में कोई काम ही नहीं किया, ऐसे में मुझे क्या काम मिल सकता है जिसे मैं कर सकता हूँ? एक काम करता हूँ, सुरेश से मालूम करता हूँ। उसने बहुत सी जगह पे काम किया, वो मुझे कोई ना कोई काम के बारे में जरूर बता देगा। कमलेश सुरेश के घर पहुंच जाता है और सुरेश से कहता है, सुरेश तुमने यार बहुत सी जगह पे काम किया, मुझे भी कोई काम करना है। तुम्हारी नजर में कोई काम हो मेरे लिए तो मुझे बताओ। अरे कमलेश कैसी बात कर रहा है यार, तू इतने बड़े जमींदार का बेटा है, तुझे क्या जरूरत है काम वाम करने की? अरे काम करने की जरूरत तो हम जैसे गरीब लोगों को है भाई। दरअसल सुरेश मैंने किसी से शर्त लगाई है, उसका मानना है कि मैं खुद मेहनत से पैसे नहीं कमा सकता हूँ, इसलिए मैंने भी उससे कह दिया कि मैं तुझे पैसे कमा के दिखाऊं। देखो भाई, हम तो मेहनत मजदूरी का काम करते हैं और मेहनत मजदूरी तुमने कभी की नहीं है, इसलिए तुमसे हो नहीं पाएगा। तुम कोई और काम देख लो जिसमें मेहनत कम हो और पैसे ज्यादा मिल जाए। इतना कहकर रमेश चला जाता है। कमलेश को रमेश की बात पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, इसलिए चुप रहता है। कमलेश बगैर किसी को कुछ बताए धन कमाने की तलाश में निकल पड़ता है। वो अपने गांव से करीब 20 किलोमीटर दूर एक अमीर सेठ के पास जाता है। उस सेठ का बहुत बड़ा गोदाम होता है। सेठ जी, मैं पास वाले गांव से आया हूँ आपके पास काम की तलाश में। अगर आप मुझे कोई काम दे देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। नंदपुर में मेरा बहुत ही अच्छा मित्र रहता है, उसका नाम उदय भानु जमींदार है। क्या तुम उसको जानते हो? जब कमलेश उदय भानु यानी अपने पिता का नाम सुनता है तो वो घबरा जाता है और सोचने लगता है, कहीं पिताजी को मालूम ना हो जाए कि मैं दूसरे के यहाँ मजदूरी करने आया हूँ। अब मैं क्या करूँ? अगर घर वापस गया तो सुमन से किया हुआ वादा कैसे पूरा होगा? अरे जो होगा देखा जाएगा। अगर पिताजी को मालूम भी हो गया तो मैं उन्हें सब सच सच बता दूंगा। अरे भाई, किस सोच में डूब गए उदय भानु का नाम सुनकर? नहीं सेठ जी, किसी सोच में डूबा नहीं हूँ। हाँ, मैं उदय भान जमींदार को जानता हूँ, बेचारे बहुत ही ईमानदार और नेकदिल इंसान है। अब तो तुम्हें काम देना ही पड़ेगा, तुम मेरे मित्र के गांव से जो आए हो। देखो भाई, अगर तुम मेहनत और लगन से काम करोगे तो अच्छा पैसा कमाओगे। सेठ जी कमलेश को काम पर रख लेते हैं। जब कमलेश के पास अच्छा खासा धन इकट्ठा हो जाता है तो वो अपने घर जाने की सोचने लगता है। फिर वो सेठ जी से कहता है, सेठ जी, मैं सोच रहा था कि एक बार गांव जाकर बीवी बच्चों से मिलाता हूँ। तुमने बिल्कुल सही सोचा कमलेश, बीवी बच्चों से मिलना भी जरूरी है। तुम कल अपने गांव निकल जाना और बीवी बच्चों से मिलकर जल्दी वापस आना। कमलेश इकट्ठा किए हुए सारे पैसे लेकर अपने गांव की ओर निकल जाता है। रास्ते में उसे 2 ठग एक पेड़ के नीचे खाना खाते हुए मिलते हैं। वो कमलेश से कहते हैं, अरे भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? आओ आओ, हमारे साथ खाना खाओ। कमलेश को बहुत तेज भूख लग रही होती है, इसलिए वो ठगों के कहने पर खाना खाने बैठ जाता है। फिर एक ठग कमलेश से बोलता है,
लगता है आप शहर से धन कमा कर लाए हो। हम दोनों भी शहर जा रहे हैं धन कमाने की तलाश में। सुनो, तुम्हें पता है इस रास्ते पर बहुत सारे लुटेरे और ठग रहते हैं। तुम अपना धन सावधान होकर ले जाना। लेकिन मैंने तो सुना था कि ये रास्ता सुरक्षित है, इस रास्ते पर लुटेरे नहीं मिलते। अरे भाई, अब तो हर जगह लुटेरे और ठग मिल जाते हैं। अगर तुम अपने पैसे छुपा कर नहीं ले गए तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी। सुनो, हम भले और ईमानदार आदमी हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हम दोनों तुम्हारे धन की सुरक्षा कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो। बाकी देखो भाई, आगे तुम्हारी मर्जी है। कि तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें अपना धन क्यों दूं? मैं तो सही से तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। अरे भाई, इसमें नाराज होने की क्या बात है? तुम्हारा धन है दो या मत दो, हम तो बस तुम्हें आगाह कर रहे थे ठगों से। कमलेश सोचता है, देखने में तो ये दोनों ईमानदार लगते हैं। अगर इन्हें मेरा धन लेना ही होता तो ये मुझसे जबरदस्ती छीन भी सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे इनकी बात मान लेनी चाहिए। देखो भैया, मैं तुम्हें अपना धन तो नहीं दे सकता। हाँ, एक काम कर सकता हूँ। अगर तुम मेरे साथ मेरे गांव तक चलोगे तो मैं तुम्हें थोड़े बहुत पैसे दे दूंगा। इस तरह मेरे धन की सुरक्षा भी हो जाएगी और तुम दोनों की कमाई भी हो जाएगी। ठीक है, हम कुछ देर बाद चलेंगे, तब तक थोड़ा आराम कर लेते हैं। तीनों पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगते हैं। कुछ ही देर में कमलेश को नींद आ जाती है। दोनों ठग कमलेश का सारा धन चुरा कर ले जाते हैं। जब कमलेश की आँख खुलती है तो उसे वो दोनों ठग कहीं भी दिखाई नहीं देते। तो वो हड़बड़ाकर अपना धन देखता है तो उसे धन भी नहीं मिलता है। इसलिए कमलेश बहुत परेशान हो जाता है। धीरे धीरे रात होने लगती है। कमलेश को दूर उजाला दिखाई देता है। वहाँ एक बुढ़िया का घर था। कमलेश ने बुढ़िया से कहा, मैं शहर से धन कमा कर लाया था। रास्ते में मुझे दो आदमियों ने ठग लिया। मैं बहुत थका हुआ हूँ। क्या आप मुझे अपने घर में ठहरने के लिए थोड़ी सी जगह दे सकती हैं? बुढ़िया बहुत ही नेक दिल की औरत थी। उसकी कोई औलाद नहीं थी। उसने कमलेश को अपने घर में रुकने की आज्ञा दे दी। बुढ़िया एक छोटी सी चाय की दुकान चलाती थी, जिससे वो अपना गुजर बसर करती थी। कमलेश ने बुढ़िया की चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में बुढ़िया की चाय की दुकान काफी बड़ी हो गई। इससे खुश होकर उसने कमलेश को बहुत सारे पैसे दिए। बुढ़िया से पैसे लेकर कमलेश सोचने लगा, अब मेरे पास खूब पैसे हो गए और घर से निकले हुए भी बहुत दिन हो गए। अब मुझे घर चलना चाहिए। इस बार बहुत ही सावधानी से जाऊंगा और उसके बाद सुमन पर रौब दिखाऊंगा। कमलेश ने बुढ़िया से घर जाने की इजाजत मांगी और फिर अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर कमलेश ने सारा धन जो कमाया था सुमन को दे दिया और फिर बोला, तुमने कहा था ना, जब मैं अपनी मेहनत से धन कमा के लाऊंगा तभी तुम्हारे साथ मारपीट कर सकता हूँ। अब पिटने के लिए तैयार हो जाओ। देखो, मैं तुम्हारे साथ मारपीट करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे तुम्हारा घमंड तोड़ना है, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ मारपीट करनी होगी। स्त्री को पीटना बहुत बड़ा पाप है। मैं तुम्हारी जीवन साथी हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने की कसम खाई है। मैं तुम्हारा हर मुश्किल समय में साथ दूंगी। अगर फिर भी तुम मुझे पीटना ही चाहते हो तो घर के अंदर मारपीट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि किसी को पता भी नहीं चल पाएगा कि कमलेश ने अपनी पत्नी को पीटा है। गांव वालों को भी पता तो होना चाहिए कि तुम इतना सारा धन कमा कर लाए हो, इसलिए अपनी पत्नी को पीटना चाहते हो। आज आराम कर लो, तुम बहुत दूर से चलकर आए हो ना। कल सुबह सारे गांव वालों को बुलाकर मुझे उनके सामने पीटना। कमलेश अपनी पत्नी सुमन की बात मान लेता है। अगली सुबह वो सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है। जैसे ही कमलेश अपनी पत्नी को पीटने के लिए आगे बढ़ता है, उतने में ही कमलेश के पिता उदय भानु जमींदार वहाँ आ जाते हैं। बदतमीज नालायक, ये क्या कर रहा है? एक स्त्री पर हाथ उठा रहा है। क्या तूने इससे शादी से पीटने के लिए की? जानता भी है, जिस दिन से तू गया है उस दिन से एक दिन भी ये चैन से नहीं सोई है। हर वक्त तेरी याद में रोती रहती है, और एक तू है जो इस मासूम को पीटने के लिए तैयार है। भीड़ के सामने कमलेश शर्मिंदा हो जाता है। उसके दिल से सुमन के लिए नफरत मिट गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो सुमन से माफी मांगने लगता है। उसके बाद कमलेश ने कभी सुमन से कुछ नहीं कहा और उसकी हर बात मानने लगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई कहानी सबसे पहले देख सकें।
मिलते हैं अगली मजेदार कहानी में।